गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के साथ लेसन नंबर 1 पालमपुर की कहानी क्लास 9 का जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसको अपने एग्जाम टाइम के लिए। संभाल के रखिएगा और वीडियो को जब चाहे जब मौका मिले देख लीजिएगा। पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी गांव है, काल्पनिक गांव है। दरअसल ऐसा लेसन में माना गया है कि एक गांव को उन्होंने एक नाम दे दिया है पालमपुर, और उसको लेकर आपको इस लेसन में इन्होंने इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के कुछ टॉपिक्स, कुछ छोटे छोटे विषय समझाने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जिसको पाठ का एक मूल आधार बनाया गया है, यानी पूरा लेसन जो है वो एक काल्पनिक गांव, एक इमेजिनरी गांव के आसपास घूमता है। भारत के गांवों में कृषि उत्पादन का की प्रमुख गतिविधि है। अगर हम कहें कि भारत के हिसाब से अगर हम बात करें कि प्रमुख गतिविधि क्या है, सबसे ज्यादा लोग किस गतिविधि में, किस काम में लगे हुए हैं, तो हम कहते हैं कि भारत गांवों का देश है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो कृषि में लगे हुए हैं और पालमपुर में कृषि ही एक प्रमुख मुख्य क्रिया है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे कि हम कहते हैं वो सारे काम जो कि कृषि से अलग हटकर हैं, या जिसमें कि विनिर्माण किया जा रहा है, या परिवहन है, या दुकानदारी की जा रही है, या फिर कोई कारोबार किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं गैर कृषि वाली क्रियाएं। कृषि क्रिया वह क्रिया जहाँ चीज़ों का उत्पादन जमीन से चीज़ें पैदा की जा रही हैं। तो भारत एक गांव वाला देश है और यहाँ पर हमने एक काल्पनिक गांव लिया है और उस गांव का नाम है पालमपुर। और पालमपुर में मुख्य जो लोगों का पेशा है वो क्या है? कृषि है। इसके अलावा पालमपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर कृषि वाले कार्य करते हैं, जैसे कि किसी ने दुकान खोल ली है, कोई सब्जी बेचता है, या कोई जो है जर्नलिस्ट फूड खोल रखा है। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट वाला काम करते हैं, परिवहन जुड़े हुए हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, लघु विनिर्माण, छोटे मोटे इमारतें बनाने इसका काम करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो आप लोग अपने आसपास भी देखते हैं, इन्हें हम गैर कृषि वाली क्रियाएं कहते हैं। उत्पादन का उद्देश्य होता है प्रयोजन, यानी ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है। कोई भी चीज बनाई जाती है तो वो इसलिए बनाई जाती है जब लोगों को उसकी जरूरत होती है। अगर लोगों को जरूरत नहीं होगी तो वो चीज बनाने का फायदा क्या है, उसे खरीदेगा कौन? तो उत्पादन का हमेशा मुख्य उद्देश्य रहता है वैसी चीजें बनाना, वो चीजें उत्पादित करना, वो चीजें बनाना जिनकी लोगों को जरूरत है। उत्पादन के लिए हमें 4 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर मुझे कोई चीज़ प्रोडक्शन करना है, कोई चीज़ बनानी है, तो मुझे किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनमें हम उनको 4 चीज़ों में बांटते हैं, 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, यानी वह सारे संसाधन जो कि सबसे पहले मुझे बिल्डिंग बनानी है या कहीं कोई प्रोडक्शन करना है तो मुझे वहाँ ज़मीन चाहिए, संसाधन चाहिए, कि मुझे पानी चाहिए, वन चाहिए, खनिज चाहिए। ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी 2 तरीके की होती है। पेपर में सवाल आता है कि भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो आपको लिखेंगे कि भौतिक पूंजी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी जो कि एक जगह ही है, जिसको कि हम कहते हैं कि एक जगह ठहराव के साथ काम हो रहा है, औजार है, मशीन है, भवन है, एक बिल्डिंग में ये सारी चीजें हैं, वहां पर हम ये काम कर रहे हैं। कार्यशील पूंजी जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई और लाई जा सकती है, जैसे कि कच्चा माल या कैश का लेन देन जो होता है, उसको हम कार्यशील पूंजी का नाम देते हैं। तीसरी चीज जो हमें उत्पादन हेतु चाहिए वो होती है श्रम, लेबर। जब तक काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो किसी चीज का उत्पादन कैसे होगा? मशीनों को चलाने के लिए भी हमें लोगों की आवश्यकता होती है। ज्ञान एवं उद्यम, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन के लिए उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर मुझे एक छोटा सा जो है वो किसी चीज़ का पार्ट बनाना है किसी मशीन का, तो मुझे जब तक उसकी नॉलेज नहीं होगी मैं उसे नहीं बना सकती, उसका प्रोडक्शन मैं नहीं कर सकती। एक छोटा सा बिस्किट बनाने के लिए भी हमें उसकी रेसिपी, उसकी इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए औजार, उसके लिए कितनी लेबर लगेगी, ये सारी चीज़ों की हमें स्किल की ज़रूरत होती है, हमें उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, हमें उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो उत्पादन के लिए चाहिए होती हैं। भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन, भौतिक पूंजी जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, श्रम, लेबर, और चौथी चीज ज्ञान एवं उद्यम। इसमें मानव पूंजी शामिल होती है, क्योंकि मानव जो है वो स्किल्ड होता है, वो सीखता है और फिर उससे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है। अगर हम कहें कि जमीन, इसी लेसन को अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जमीन मापने की इकाई क्या है। तो आप लिखेंगे कि जमीन मापने की इकाई 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर है। यानी 1 हेक्टेयर का क्या मतलब है? 10,000 वर्ग मीटर। पालमपुर में अगर हम कृषि को देखें तो कृषि 3 मुख्य ऋतुओं में की जाती है। वो 3 मुख्य ऋतुएं कौन सी हैं? खरीफ, रबी, जायद।
खरीफ को हम वर्षा ऋतु भी कहते हैं क्योंकि ये जुलाई से अक्टूबर तक होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं? ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, गन्ना और तंबाकू, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। अगर हम शरद ऋतु की बात करें जो दूसरी है, जिसको हम रबी की फसल भी कहते हैं, ये अक्टूबर से मार्च के बीच की जाती है। और इसकी अहम फसलें जो लिखने के लिए आती हैं वो हैं गेहूं, सरसों, दालें और आलू। कई बार क्या होता है कि फसलें मिला के दे दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि रबी और खरीफ की फसलों को अलग अलग आप करके लिखिए, 2 कॉलम से अलग अलग रखिए, तो आप लोगों को फसलों का याद होना जरूरी है। ग्रीष्म ऋतु, जिसको जायद की फसल के नाम से भी जानते हैं, कि मार्च से जून के बीच की फसल है। इसमें तरबूज, खीरा, फलियां, सब्जियां और फूल जो हैं वो इसमें प्रमुख हैं। तो ये आप लोगों की पालमपुर में अगर हम कृषि की बात करें या हम भारत में ही कृषि की बात करें तो हम 3 तरीके से इसमें आप, क्योंकि पालमपुर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरा जो एक लेसन है ये पालमपुर गांव के इर्द गिर्द घूमता है। जो मूल आधार इसमें है लेसन में, जो गांव है वो है पालमपुर। तो 3 हम सीजन्स में बांट रहे हैं, वर्षा ऋतु खरीफ की फसल, शरद ऋतु रबी की फसल, ग्रीष्म ऋतु या जायद की फसल। इनका पीरियड, इनके अंदर मुख्य फसलें मैंने भी आपको बताई हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब बिजली का विस्तार, इसने किस प्रकार से सिंचाई में सहायता प्रदान की, किस तरीके से इसने कृषि को बढ़ावा दिया, कृषि में अपनी सहायता दी, अपना योगदान दिया और फसलें अच्छी होने लगी। पहले बारिश हुआ करती थी और बारिश कब होगी, कितनी होगी, फसल इसके ऊपर निर्भर करती थी। लेकिन जब बिजली आ गई तो बिजली से पंप चलने लगे, मोटरें चलने लगी और अब किसानों के खेतों में पानी पहुंचने लगा। और जिसके कारण, क्योंकि वक्त पे पानी मिल जाया करता है, तो फसलें अच्छी होने लगी। तो हम कह सकते हैं हाँ, बिजली के विस्तार ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, जिसके परिणाम स्वरूप किसान दोनों खरीफ और रबी दोनों की ऋतुओं में फसल उगाने के लिए सफल रहे। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु में फसलें उग रही हैं, बल्कि खरीफ का मौसम है या रबी का मौसम है, इनमें भी अच्छे से फसलें उगाई जा पा रही हैं। बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? हम कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉप सिस्टम क्या है? मल्टीपल, एक से ज्यादा, बहुविधि मोर देन वन, एक ही भूमि के टुकड़े के उत्पादन बढ़ाने का तरीका है। एक साल में हम कहते हैं कि उत्पन्न करना। पालमपुर के किसान कम से कम 2 मुख्य फसल उगाते थे और तीसरी फसल के रूप में वो आलू पैदा करते थे। यानी एक ही साल में मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं वो पैदा की जा रही हैं। पालमपुर का, क्योंकि यहाँ पे मूलभूत आधार इस लेसन का पालमपुर है, तो हम पालमपुर में कहते हैं कि वहाँ साल भर में किसान एक ही खेत में 2 फसलें उगाते हैं और तीसरी फसल के तौर पर वो आलू पैदा करते हैं, आलू उगाते हैं। खेती करने के तरीके क्या हैं और इनके आधार क्या है? पारंपरिक कृषि में क्या आधार रहा, क्या रहा, और आधुनिक कृषि की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरीके से इनका रोल बदला। अगर हम आधार की बात करें, श्रम पारंपरिक जो पुरानी हमारी कृषि है तो उसमें हम देखते हैं कि जो लेबरर्स होते थे, श्रम होते थे, वो कौन होते थे? श्रमिक घर के ही लोग होते थे। ऐसा नहीं था कि बाहर के मजदूरों को लाते थे, नहीं, घर के सारे परिवारजन मिलकर के अपने खेत पे काम करते थे और फसल उगाने का काम करते थे। आधुनिक अगर कृषि की बात करें तो इसमें अब बाहर से किसानों को रखा जाता है, जिन्हें हम खेतीहर मजदूर का नाम देते हैं। बीज, अगर पारंपरिक तरीके में देखें तो बीजों का इस्तेमाल जो होता था वो पारंपरिक बीज ही इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अगर हम आधुनिक कृषि में बीजों की बात करें तो अति उपज वाले अच्छी प्रजातियों के HYVS हाइब्रिड जो हमारे बीज हैं वो इस्तेमाल किए जाने लगे, जिससे उत्पादन जो है वो बढ़ा है। उर्वरक या फर्टिलाइजर्स, पहले जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते थे उसमें हम कहते थे कि गांव में वो गाय का गोबर इस्तेमाल करते थे, प्राकृतिक खाद वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम आधुनिक कृषि की बात करें तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। जुताई की अगर हम बात करें तो जुताई के लिए पहले पारंपरिक अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को, सभी बच्चों को मालूम होगा कि हल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी क्या है, ट्रैक्टर या थ्रेसर का इस्तेमाल किया जाने लगा है। सिंचाई के स्रोत क्या हैं? पहले जो है वो कुएं से, रहट से या वर्षा पे निर्भर हुआ करते थे, जबकि मैंने अभी पहले भी बताया कि अभी क्योंकि बिजली का विस्तार हुआ है तो आधुनिक कृषि में अब हम बिजली का विस्तार हुआ है तो पंप का इस्तेमाल करने लगे, नलकूपों का इस्तेमाल करने लगे, डीजल से चलने वाले जनरेटर्स का इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि सिंचाई जो है वो अच्छी हो गई है। जबकि पारंपरिक कृषि की अगर हम बात करें तो सिर्फ रहट, तालाबों से, नदियों से या वर्षा के पानी द्वारा ही खेतों में सिंचाई का कार्य किया जाता था। तो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि में आप जब डिफरेंस बताएंगे तो आप बताएंगे कि किस प्रकार वहाँ पे पहले श्रम सिर्फ घर वालों तक था, बीज जो थे वो पारंपरिक बीज इस्तेमाल किए जाते थे, फर्टिलाइजर्स जो थे वो गोबर खाद या इस तरह का ही इस्तेमाल किया जाता था, जुताई जो थी वो लकड़ी के हल बैल द्वारा की जाती थी, सिंचाई के स्रोतों में सिर्फ तालाब, नदियाँ या फिर
हम कहते हैं रहट वगैरह का इस्तेमाल था, ये वर्षा का पानी था। और जब हम आधुनिक की बात करते हैं तो आधुनिक में हम कहते हैं कि श्रम के लिए अब खेतीहर मजदूर भी लिए गए, अति उपज वाले बीज इस्तेमाल किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम लोग जो है वो जुताई के लिए ट्रैक्टर और थ्रेसर का इस्तेमाल करने लगे। और बिजली की, अगर हम पानी की बात करें, सिंचाई की बात करें, तो अब हम नलकूपों पे आ गए हैं। अब हम जो है वो डीजल से चलने वाले जो है वो उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पानी जो है वो वहां से निकाल करके और कहाँ खेतों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, सिर्फ वर्षा पर या नदियों के जल पर निर्भर ना रहा जा सके। तो ये लेसन है। इस लेसन के अंदर आपको एक आध पॉइंट और है जो वो याद करने की जरूरत है। क्या आता है कि हरित क्रांति क्या है। तो हम कहते हैं कि हरित क्रांति द्वारा भारतीय कृषकों ने अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करना सीखा। दो फसलें हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम कहते हैं इंडिया में बढ़ी। कौन कौन सी बढ़ी हैं? गेहूं और चावल। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी में जो फर्टिलिटी थी, मिट्टी की जो जरखेजी थी, वो कमी हुई है। और क्योंकि काफी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा नलकूपों से सिंचाई के कारण जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी काफी नीचे चला गया है। जब जमीन से पानी जो है वो बार बार खींचा जाता रहता है तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद वो पानी सारा अब जमीन के अंदर वापस नहीं जा रहा है। क्या होता है कि नलियों के रास्ते से, नालियों से या फिर सीवर के रास्ते से वो सीधा समुद्र में चला जाता है और अच्छा मीठा पानी जो है वो जमीन में नहीं जा पाता। आप देखते होंगे अपने आसपास, आपने देखा होगा कि अब कच्ची जमीन देखने के लिए नहीं मिलती है। तो पहले क्या होता था कि बारिश होती थी, कच्ची जमीन होती थी, उसमें चला जाया करता था पानी। अभी पक्का हो गया, सड़कें हो गई, तो क्या होता है नालियों में चला जाता है, नालियों से वो बड़े बड़े सीवर्स में, एंड देन ओशन में चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो इसी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हुआ है। ये बैड इफेक्ट्स हैं जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ, फर्टिलिटी जमीन की कम हुई क्योंकि हमने केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं? 2 नंबर में आता है हमेशा सवाल। इसमें आप कह सकते हैं कि डेयरी वाले काम किए जाते हैं, जो लघु विनिर्माण है उसका कार्य किया जाता है, दुकानदारी लोग वहां पर करते हैं और परिवहन का काम करते हैं। ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, इसको अच्छे से आप बार बार सुनिएगा, आपको याद आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर इन केस आपको लगता है कि ये चीज मुझे अभी समझ नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी।